हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं डिटरमिनेंट चैप्टर के जेई एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ये थर्ड वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। इससे पहले हम 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं और वहां पर आपने देखा होगा कि एक में हमने मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज भी हम सारे एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं। तो आपको बस बने रहना है हमारे साथ। और जिसने भी हमारा कंसेप्ट वीडियोस नहीं देखा है, इनफैक्ट मैट्रिसेस चैप्टर का भी आई वुड सजेस्ट देखो और डिटरमिनेंट का भी देखो, तभी जाके आपको पूरा का पूरा थ्योरी अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। ठीक है, तो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, जो जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया है और मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस जो भी है हमारे पास, उसमें से एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं करेक्ट। देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेट x बिलोंग्स टू r, तो x कोई रियल नंबर है। लेट p ये मैट्रिक्स है और q ये मैट्रिक्स है। इसमें आप देखोगे तो x गिवन है, तो रियल नंबर्स जो है वो यहाँ की बात हो रही है। और r इक्वल्स टू p q p इनवर्स, तो जो ये p है इसका इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है q में और p को ही प्री मल्टीप्लाई किया हुआ। तो जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा देखेंगे। बोला गया है कि कौन से ऑप्शंस इनमें करेक्ट होंगे। स्टैंडर्ड केस है, सारे ऑप्शंस को हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट pq इक्वल्स टू qp, तो कोई एक x का वैल्यू ऐसा है जिसके लिए pq इक्वल्स टू qp, तो बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि ट्रू फॉल्स वाली कैटेगरी में भी लाई कर सकते हैं इसका हर एक ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर पी क्यू और क्यू पी क्या बनेगा। तो जो P है और Q है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू मिलेगा, और अगर पहले Q को पुट कर दे बाद में P को रखे तो हमें QP मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली पूरा मल्टीप्लाई ना करके इसके कुछ एलिमेंट्स को चेक कर लेते हैं, है ना। अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया दैट मीन्स ये ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो जो पी क्यू है उसका A11 एलिमेंट कैसे कैलकुलेट होगा। A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो उसके लिए जो पहले है P है ना और बाद में है Q, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को, तो 1 से 2 होगा, ये 0 बन जाएगा, ये x, तो ये बन जाएगा 2 + x। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए QP, मीन्स जो Q पहले रखेंगे उसको फिर P बाद में रखेंगे, तो Q का फर्स्ट रो विद P का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर बनेगा 2 के साथ 1, x और x के साथ तो 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2। दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के लिए x क्या होना चाहिए 0। अभी तक तो ठीक चल रहा है। ठीक है, तो रियल नंबर है ना एग्जिस्ट कर रहा है A11 के लिए, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए अभी तक देखा है हमने, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ हमें मिलेगा A12, है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 की x के साथ होगी, 1 की 4 के साथ तो x + 4 और फिर x है, तो ये बन जाएगा 2x + 4, है कि नहीं। और अगर हमें QP का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, Q को पहले रखो, तो इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, तो ये बन जाएगा 2 के साथ 1, x के साथ 2 और ये तो 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x + 2। ठीक है, तो यहां से देखो 2x से 2x कैंसिल, तो यहां पर बनेगा 4 = 2। क्या ये कभी पॉसिबल है? तो हमारे पास जो PQ है उसमें सेकंड है ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 2x + 4, QP में क्या है सेकंड रो है ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2x + 2, तो वो तो इक्वल हो ही नहीं सकते, x की कोई भी वैल्यू पुट करो। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इक्वल नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है ना कॉलम का एलिमेंट है वही कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, तो आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे ही नहीं। ठीक है, आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से भी एक्सपेंड करके देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से सोचना आना चाहिए जल्दी से जल्दी। अब आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन में डिटरमिनेंट ऑफ r, r क्या है ये वाला मैट्रिक्स है ना, इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स +8। तो डिटरमिनेंट ऑफ r देख लेते हैं क्या होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ r अगर आपको फाइंड आउट करना है तो राइट हैंड साइड में भी आपको डिटरमिनेंट लगाना होगा, PQP इनवर्स
ठीक है। और इसको अगर हम स्प्लिट कर ले तो ये बन जाएगा P का डिटर्मिनेंट इंटू Q का डिटर्मिनेंट और P इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो P इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमने बताया अच्छे से प्रॉपर्टी में कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P होगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और वो P के डिटर्मिनेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ Q। तो क्या मिला हमें यहां से मिला डिटर्मिनेंट ऑफ R इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ Q। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q है कितना देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ Q यहां पर है ना मैट्रिक्स, तो अगर हम फर्स्ट है ना सेकंड रो के अराउंड अगर इसको एक्सपेंड कर ले, क्योंकि वहां पर एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है, तो यहां से बन जाएगा आपके पास 4 का कोफैक्टर क्या होगा, ये आ जाएगा 2 × 6 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा 4 12 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। ठीक है, देखो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ R आ गया हमारे पास 4 × 12 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर राइट हैंड साइड में अगर हम चेक करें इस पूरे की वैल्यू कितनी है, उसको भी यहीं पर चेक कर लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिख रहा है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो क्या होगा, इसको भी सेकंड रो के अबाउट ही एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहां पर भी 4 है, तो ये बन जाएगा 2 × 5 मीन्स 10 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 8 है, तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, ये बन जाएगा 40 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8, दैट मीन्स ये बन जाएगा 48। और 48 में से अगर 4 कॉमन लेंगे तो 12 और माइनस 4 इसमें से भी कॉमन लिया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है? यस, बिल्कुल आ रही है। तो इसीलिए हम बी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना ही होगा, देयर इज नो वे अराउंड इट। ठीक है, कि आप शॉर्ट ट्रिक या कुछ भी लगा के उसको है ना आंसर कर दो। तो अब हमने एक ऑप्शन को करेक्ट कर दिया, दैट मीन्स ये तो सर्टेन है कि हमारा एक नंबर पक्का हो गया, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट में पार्शियल मार्किंग होती है। आपको चेक कर लेना चाहिए जब भी वहां पर दिया हो, है ना, दिया रहता है कि पार्शियल मार्किंग है या नहीं। तो फिर हम सी ऑप्शन पे जाते हैं। 4x = 1, x = 1 के लिए बात हो रही है यहाँ पर, है ना, जनरल x के लिए नहीं। देयर एग्जिस्ट अ यूनिट वेक्टर अल्फा i प्लस बीटा j प्लस गामा k फॉर विच आर अल्फा बीटा गामा कॉलम है ना मैट्रिक्स है इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक एक्स मैट्रिक्स मान लेते हैं सपोज, है ना, अननोन वेरिएबल्स की, और ये तो नल मैट्रिक्स है ही। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं R × x इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर ध्यान से देखो, हमारे पास जो बात हो रही है वो x = 1 के लिए हो रही है। तो x = 1 के लिए हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ R है वो क्या होगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ R हमारा नॉन जीरो आ गया, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और उस केस में हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आएगा, क्योंकि सामने में नल मैट्रिक्स है ना, होमोजेनियस इक्वेशन की बात हो रही है। तो यहां पर अगर हम x = 1 की बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ R कितना आ जाएगा, सिंपली आप x = 1 यहां पर पुट कर दो, तो 4 × 12 - 1 कितना हो जाएगा, 11 × 4, तो यह आ गया है 44। दैट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं दैट R इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो R इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करता है, हमने बताया था यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। और यहां से भी देख सकते हो, अगर R इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे ना, प्री मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा R इनवर्स, है ना, ये नल मैट्रिक्स है O। तो यहां से क्या मिल रहा है आपको, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहां से O, है ना, नल मैट्रिक्स। तो यहां पर x = O, इसका मीनिंग क्या है कि भाई अल्फा भी 0, बीटा भी 0 और गामा भी 0 आपका। ठीक है, तो अगर इससे वेक्टर बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर थोड़ी बनने वाला है। यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि ये जो अल्फा है मींस इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए, है ना, यूनिट वेक्टर। लेकिन यहां पर हमारे पास आ रहा है नल वेक्टर। क्लियर हो रही है बात? तो इसीलिए यहां पर इसका सोल्यूशन है ना 0 हो जाएगा। तो यहां से ही जब हमने देखा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, तो यहां से ही हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, 0 0 और 0। अगर R इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मींस डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, सॉरी ये 0 हो जाता, तो उस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते, तब पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तो इसीलिए हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 4x = 0 डी पार्ट के लिए, इफ R और ये मैट्रिक्स है इक्वल टू 6 और सेम मैट्रिक्स है, वाओ, देन A + B = 5। तो हमें क्या बताना है, हमें क्या चेक करना है यहाँ पर कि A और B की क्या वैल्यू होगी। अगर वैल्यू पता चल गई तो हम उसको ऐड करके बता देंगे कि 5 आएगा या नहीं आएगा।
क्लियर है बात। तो यहां पर इस मैट्रिक्स को मैं कुछ नेम दे देता हूं ताकि आसान रहे लिखना, ठीक है। सपोज ये मैट्रिक्स है बी, क्लियर है। तो ये क्या बन गया यहां से, ये हमारा बन जाएगा, इसको मैं यहां पर ही लिख लेता हूं, ये बन जाएगा हमारे पास R इंटू बी इक्वल्स टू, ये क्या है 6 इंटू बी, सॉरी ये बी होगा, तो उसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये बन जाएगा आर बी माइनस 6b इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पे मैट्रिक्स में खेल रहे हैं हम। और अगर हम बी मैट्रिक्स को कॉमन ले ले, ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, r माइनस 6 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, b हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहां पर देखो अब हमें क्या निकालना है फाइनली, एक्चुअली ये जो b मैट्रिक्स है ना जिसमें a और b है, यही तो हमें चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर x मैट्रिक्स के बारे में कुछ चेक करना चाहा था, लेकिन उसके लिए क्या है, इसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए, इसका इनवर्स है ना पता होना चाहिए, तभी तो हम उधर जाके मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो क्या होगा, यहां पर हम r को डायरेक्टली तो नहीं जानते क्या होगा, बट r की जगह हम ये तो पुट कर सकते हैं, है कि नहीं। हम लिखेंगे p q p इनवर्स माइनस 6i है ना b इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। और यहां पर इसको थोड़ा सा और डिफरेंट वे में मैं लिखने की कोशिश करता हूं, यहां पर मैं p को पहले लिख लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, q माइनस 6i और बाद में लिखता हूं p इनवर्स, ठीक है। तो यहां से अब यहां पर आप देखो कि ये इक्वल इनटू मल्टीप्लाई विद बी मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर तो है ना इसको अगर इनवर्स जैसे यहाँ पर आ गया था कि हमने है ना ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया 0 0 0, क्योंकि यहाँ पर भी सामने नल मैट्रिक्स है, तो वो केस नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं पूरे का, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके चीजों को सोल्व करना देखेंगे, तो हो सकता है ना इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो। तो वहां पर यहां से देखो क्या बन रहा है, यहां पर आपके पास आ गया है p बाहर और p इनवर्स इधर, तो इसको अगर आप सोल्व करके देखो तो p की अगर मल्टीप्लाई करेंगे p क्यू माइनस 6pi, तो 6p ही लिख सकते हो, और जब पोस्ट मल्टीप्लाई p इनवर्स से करेंगे तो वो क्या बन जाएगा p क्यू p इनवर्स, और यहां पर 6p बन गया था तो वो p इनवर्स के साथ 6i ही बन जाएगा अगेन, है ना। तो ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है वो यही लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ, अब जो p है, p का तो हमें पता है ना कितना ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर अभी ये क्या बन गया है बेसिकली, ये बन गया है p q माइनस 6i है ना p इनवर्स b इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो इसका तो हम सोच सकते हैं कुछ भी, क्योंकि ये जो p है यहाँ पर इसको तो हम हटाने का सोच सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमारे पास जो p मैट्रिक्स है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है, उनको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वही उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मींस नॉन जीरो है, दैट मींस p इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो p इनवर्स अगर यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा i, तो यहां से आ जाएगा q माइनस 6i है ना p इनवर्स b इक्वल्स टू अगेन नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो p से हम मल्टीप्लाई करने का सोच रहे थे उसका कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, p इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है ना, और वो भी प्री मल्टीप्लाई किया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, तो अब इस मैट्रिक्स को हम सोचेंगे सोल्व करने का, है ना, यहां से सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहां पर q माइनस 6i इंटू p इनवर्स और बाद में b मैट्रिक्स तो पता ही है आपको 1ab, तो इसको थोड़ा सा जल्दी करने के लिए कुछ चीजें हमने लिख ली है। जैसे हमारे पास जो p इनवर्स है, ठीक है, वो तो आसान है कैलकुलेट करना, कैसे, हमने बताया कि भाई जो डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा 6, तो p इनवर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, सिंपली एडजॉइंट ऑफ p अपॉन 6, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ p। तो यहां से आप इसका इनवर्स कैलकुलेट कर लोगे, इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करके, ठीक है। तो उसको हमने ज्यादा नहीं दिखाया, और यहां पर x इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जो ये केस है वो x इक्वल्स टू 0 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो q मैट्रिक्स है उसमें x भी है, तो यहां पर q है ना x इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास जो q मैट्रिक्स बन जाएगी वो ये वाली बन जाएगी, जहां पर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है। क्लियर है इतनी बात। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए q माइनस 6i इंटू p इनवर्स।
तो ये आ गया है Q माइनस 6i इंटू पी इनवर्स इंटू बी लास्ट में। तो ये जो 1/6 है ना, वो बाहर, और ये आपका है P इनवर्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, और ये है आपका Q माइनस 6i। तो हमारे पास Q तो है ही, है ना, और माइनस 6i मीन्स डायगोनल, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स पे हम -6 कर रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा 2 - 6 -4, 4 - 6 -2 और 6 - 6 0। क्लियर है। और जो बी मैट्रिक्स है वो तो हमारे पास 1AB है ही। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर आपको P इनवर्स और B को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि थोड़ी सी आसान हो जाए कैलकुलेशन, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है और ये वाली हमारे पास 3x1 की मैट्रिक्स है, तो 3x1 का ही ये बनने वाला है। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे P इनवर्स B को तो क्या बनेगा, देखो यहां से फर्स्ट रो है ना, एक ही कॉलम है, तो 6 × 1 -3 है, बाकी तो 0, 6 - 3 है, और यहाँ पर 3 × A -2A 2B, और यहाँ पर -2 × B, बाकी तो 0। ठीक है, और सामने में नल मैट्रिक्स है। तो यहां से अब आपको क्या करना है, Q - 6i जो ये बना है इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और ये क्या है, P इनवर्स ऑफ B। ठीक है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलने वाला है, अब देखते हैं। फर्स्ट रो ये कॉलम तो क्या बनेगा, -4 के साथ मिल जाएगा आपको 6 - 3A। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स तो 0 के कारण 0 ही हो जाएंगे, और इसको अगर कंपेयर करेंगे, मैं यहां पर ऐसे ही लिख देता हूं। ठीक है, ये तो इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है और सामने में आ रहा है 0 0 0। ठीक है, और सेकेंड है ना, सेकेंड एलिमेंट चाहिए, तो यहां से सेकेंड रो और एक ही कॉलम है, तो यहां पर -2 से किसका मल्टीप्लाई होगा, 3A - 2B, और ये वाला एलिमेंट तो सारे के सारे ही 0 है, तो यहां पर 0 ही मिलने वाला है। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, -4 6 - 3A = 0, -4 भी 0, तो यहां से आ जाएगा A = 2, और अगर सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करें तो -2 3A - 2B = 0, ये उधर जाके 0, तो A = 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 - 2B = 0, तो B = आ जाएगा 3। ठीक है, और A + B चाहिए था हमें, जब x = 0 तो A + B आ जाएगा 3 + 2 5। क्लियर है। तो यहां पर क्या ये स्टेटमेंट अब ट्रू है, यस, A + B 5 ही मिल रहा है, दैट मीन्स ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम आपको एग्जाम में करना ही होता है। अगर ये लग रहा था कि आपको डिफिकल्ट है तो एग्जाम में आप है ना, टाइम की अगर कमी है तो छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका 1 मार्क तो सिक्योर हो ही गया है। लेकिन अगर आपको डेफिनेटली 4 मार्क्स जितने का भी है ना, +4 का ही रहता है मोस्टली, तो जितने का भी है अगर फुल मार्क्स चाहिए तो उसके केस में आपको सारे के सारे ऑप्शंस करेक्टली चेक करके ही अपने टिक करने होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये भी मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है और एडवांस 2018 में पूछा गया है। बोला गया है लेट S बी द सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिसेस, है ना, B1 B2 B3 उसके एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, और कुछ इस तरीके से है कि जो B1 B2 B3 है बिलोंग्स टू R एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन रियल वेरिएबल्स, है ना, ये हमारी 3 इक्वेशंस है। ठीक है, सपोज ये है हमारा प्लेन 1, प्लेन से नाम दे देता हूं मैं, और प्लेन 2 और प्लेन 3। ठीक है, हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो है, दैट मीन्स कंसिस्टेंट है। ठीक है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन की जब बात हो रही है कहीं पर भी तो कंसिस्टेंट है। या तो एक सॉल्यूशन होगा, वो किस केस में होगा, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जिसमें जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो नॉन जीरो। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, दैट मीन्स हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पे जाना होगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन तो है। ठीक है, तो फिर बताना है कि कौन से फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन फॉर ईच, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच B1 B2 B3 का जो मैट्रिक्स है बिलोंग्स टू S। तो जो यहां से हमारी B1 B2 B3 की कंडीशन मिलेगी फॉर एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, तो वो जो कंडीशन है, क्या हर एक मैट्रिक्स, है ना, हर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो भी हमारे पास ऑप्शंस में A B C D, है ना, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं फॉर ईच मैट्रिक्स बिलोंग्स टू S। क्लियर हो रही है बात। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है या क्या सिचुएशन है। तो जो D है वो क्या लिखेंगे, सिंपली आपको x y z के कोफिशिएंट्स को पुट कर देना है। -1 ये हो जाएगा 2 और 5, ये आ जाएगा 2 - 4 3, और 1 - 2 और 2। क्लियर है।
तो इसको देखते हैं कि ये क्या वैल्यू आ रहा है। अगर इसमें से हम कुछ है ना वो कर दे, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस कर दे, तो उससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मुझे तो मन है भाई, है ना। तो रो 1 में अगर हम रो 3 को ऐड कर दे, रो 1 में अगर रो 3 को ऐड कर दे तो क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पर -1 है, ये 1 है, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 7, और यहाँ से बन जाएगा, इसको सेम ही रखते हैं, ठीक है, बाकी तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो यहाँ से बेनिफिट ये हुआ कि रो 1 में हमारे पास क्या बन गया है, 7 बन गया है, बाकी तो सब के -0 ही हो जाएंगे, है ना। -0 नहीं होंगे, बट ये 0 है तो है ना अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा 2 × -2 तो -4, और 1 × -4 तो -4, बट बीच में प्लस है ना माइनस साइन एक और आता है, दैट मीन्स ये होगा +4, तो ये तो 0 ही हो गया। दैट मीन्स जो हमारा D है वो क्या आ गया है, 0, ठीक है। अब D = 0 है, तो D है ना नॉट इक्वल टू 0 होता तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाता, बहुत ही आसान काम था, लेकिन D 0 आ गया, तो हमारे यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं ना। दोनों केस हमारे एग्जिस्ट करते हैं जब हम D = 0 को देखते हैं। और अगर हमें देखना है कि भाई B1 B2 B3 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए जाना है ना, तो वहां पर मैंने 3 केस बताए थे आपको डायरेक्टली, या तो जो तीनों के तीनों प्लेन्स है वो है ना सेम ही प्लेन हो, ओवरलैपिंग प्लेन्स हो तीनों के तीनों, या फिर ऐसा हो 2 ओवरलैपिंग प्लेन्स हो और एक प्लेन उनको कट कर रहा हो, और तीसरा सिचुएशन था फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये उन तीनों में से कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, -1/2 इसका रेशियो हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा -1/2, बट यहाँ पर आ जाएगा 5/3, दैट मीन्स ये तो ओवरलैपिंग है ही नहीं, है ना। और ओवरलैपिंग के लिए फिर B1/B2 भी होना होता। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर है 2/1, यहाँ पर भी 2/1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3/2 है, तो ये ना तो पैरेलल का सिचुएशन है और ना ही ओवरलैपिंग का है, तो ये दैट मीन्स हमारे पास एक फैमिली ऑफ प्लेन्स का सिचुएशन है। और फैमिली ऑफ प्लेन्स में क्या बताया था कि हम एक प्लेन को दूसरी है ना 2 प्लेन्स को यूज करके लिख सकते हैं उसके सिचुएशन को, है ना, उसकी इक्वेशन को, लेकिन यहाँ पर ऐसे विजुअली आपको दिख नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आप एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हो जो हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बात की थी, है ना। डेफिनेटली पता है ना कि कंसिस्टेंट है, इसमें दे दिया है, तो हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं जब D = 0 हो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो D = 0 तो होना ही चाहिए, बट जो हमारा dx है, dy है और जो dz है वो भी हमारा 0 होना ही चाहिए, है ना। तो यहां से भी आप वो जो फैमिली ऑफ प्लेन्स की कंडीशन आती है ना, यहां से आप जनरेट कर सकते हो, मैं बताता हूं कैसे। तो अगर हम dx को 0 पुट करें, ठीक है, तो जो dx है वो क्या आएगा, देखो यहां पर dx आता है हमारे पास, जो सबस्क्रिप्ट x है उसमें जो हमारे है ना कोफिशिएंट ऑफ x थे उसकी जगह सिर्फ हम है ना कॉन्स्टेंट्स पुट कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा B1 B2 और B3, और x और y के कोफिशिएंट्स को एज इट इज लिख लो, तो यह आ जाएगा 2 -4 -2, और यहां पे आ जाएगा 5 3 और 2। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से देखो B1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा कॉलम के अराउंड एक्सपेंड करने पे, तो यह आ जाएगा -8 और -6 है, बट बीच में एक और माइनस है, तो यह आ जाएगा +6, तो यह आ जाएगा -2, ठीक है। और ये क्या है, B1 है, और B2 के लिए क्या आएगा, -B2 ऑलरेडी है, तो यहां से आ जाएगा 4 + 10, तो यह आ जाएगा 14, और लास्ट में B3 के साथ क्या आएगा, 6 + 20, तो यह आ जाएगा B3 के साथ 26, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये भी माइनस साइन के साथ है, ये भी माइनस साइन के साथ है, और ये प्लस साइन के साथ है, और दोनों है ना तीनों में 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम B1 + 7B2 = 13 B3, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन आ गई फॉर dx = 0, और अगर आप dy dz भी क्लियर है ना कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा, क्योंकि फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात हो रही है, तो वहां पर जो कंडीशन आएगी है ना सेटिस्फाई करने वाली फैमिली ऑफ प्लेन्स की, वो जो यहां पर है वो dy dz में भी होगी। तो यहां से हम फैमिली ऑफ प्लेन्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं वो लिख सकते हैं। तो जो B1 है वो किसके अंदर है, P1 के अंदर है ना, और जो B2 है वो P2 के अंदर है, और B3 P3 के अंदर है, तो इसको हम लिख सकते हैं P1 + 7 P2 = 13 P3, ठीक है। तो ये कंडीशन जो फैमिली ऑफ प्लेन्स है वो यहां पर सेटिस्फाई करेगी,
ठीक है, चाहे आप करके देख लो, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और हमारे ऑप्शंस को चेक करते हैं कि जो ये कंडीशन आई है, ये वाली कंडीशन जो यहां से B1 B2 B3 की वैल्यू आएगी, जो इस सेट का हिस्सा होगी, है ना, सेट विद द कॉलम ऑफ ऑल मैट्रिसेस, जो B1 B2 B3 की हम बात कर रहे थे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी फॉर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो वो मैट्रिक्स को, है ना, जो अदर ऑप्शन में मैट्रिक्स है, कौन कौन सी मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है फॉर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो यहां पर देखते हैं हम कि इस ये जो मैट्रिक्स है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या क्या होगा। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 2 और 3, 0 4 और 5, और यहां पर आ जाएगा 1 2 और 6। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है ही नहीं। तो यहां से आ जाएगा 1, है ना, कॉलम के अराउंड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 24 - 10 और 0 है ये तो, और यहां पर आ जाएगा है ना 10 - 12। ठीक है, तो देखो क्या आएगा 14 और यहां से -2, तो ये आ जाएगा 12। दैट मीन्स अगर इसको मैं D बोल दूं तो D क्या आ गया है 12 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारे पास मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, है कि नहीं। अगर हमारे पास D = 0 आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाती कि वो यूनिक है या नहीं है, बट D नॉट इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है। तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना। और इसके लिए देखो हमने B1 B2 B3 को तो टच ही नहीं किया है, मीन्स सारे के सारे B1 B2 B3 के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन देगा ही देगा, और हमें तो सिर्फ इनके लिए चेक करना है। तो यहां पर तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है भी कि कुछ सर्टेन B1 B2 B3 ही सेटिस्फाई करेंगे उस सेट को, लेकिन हमारे वहां पर तो हर एक सेट को, है ना, हर एक B1 B2 B3 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको करेक्ट बोल देंगे। ठीक है, तो कम से कम फॉर ईच जो इसमें है उसके लिए तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, जब सभी के लिए कर रहा है। अब यहां पे आगे देखते हैं हम, यहां पर गिवन है हमारे पास जो डिटरमिनेंट है उसको चेक कर लेते हैं क्या आएगा। तो यहीं पर ही चेक कर लेता हूं ना, स्पेस थोड़ा कम रहेगा। तो यहां पर आ जाएगा 1 1 3 और यहां से आ जाएगा 5 2 6 और -2 -1 और -3। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर हम रो 1 में रो 3 ऐड कर दे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम। तो D इसको नाम दे देते हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, रो 1 में रो 3 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूं, है ना। पहले रो 1 लिख लो, रो 3 लिख लो। तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो 1 -2 तो ये -1, ये बन जाएगा 0 और ये भी 0, 5 2 6 और -2 -1 -3 तो है ही। तो यहां से देखो क्या बनेगा, -1 के साथ एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा +6। दैट मीन्स ये तो 0 ही हो गया, दैट मीन्स जो D है हमारा 0 के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो यहां पे अब यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशन होगी, है ना, dx = 0 के लिए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम चेक कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो dx अगर हम चेक करें यहां पर तो क्या बनने वाला है, देखो ध्यान से, dx यहां पर बन जाएगा जब हम x की जगह, है ना, x के कोफिशिएंट्स की जगह B1 B2 B3 पुट कर देंगे, और यहां पर जो y और z के कोफिशिएंट्स है वो तो ऐसे रहेंगे 1 2 -1 और ये आ जाएगा 3 6 और -3। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या बन रहा है, B1 और यहां पर आ जाएगा B1 के साथ -6 और ये +6, तो B1 के साथ तो हमारा 0 ही बनने वाला है। वेरी गुड, अच्छी बात है। और -B2 के साथ क्या बनेगा, एक्सपेंड करेंगे तो कॉलम के अराउंड, तो ये बनेगा -3 और ये +3, ये भी 0। और B3 के साथ क्या बनेगा वो भी चेक कर लेते लगे हाथों, तो ये बनेगा 6 -6, तो ये भी 0। मीन्स dx = 0 है, सभी B1 B2 B3 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है वो। ठीक है, तो ये वैसा ही केस हो गया जैसे यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन था, बट यहाँ पर क्या सिचुएशन है, dx चेक कर रहे हैं, यूनिक तो नहीं है, वो तो हमें पता है कि D = 0, है ना। तो D = 0 है, तो यहाँ पर अगेन मैं बता देता हूं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर, है ना, नो सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट के लिए क्या, dx dy dz 0 होने चाहिए, और नो सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर एक भी dx dy या dz नॉन 0 आ गया तो वहां पर वो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो जाएगी। तो dx तो 0 है ही, बट हमें सारे चेक करने होंगे। dy क्या ये होगा, तो dy के लिए क्या करना है, बस y के कोफिशिएंट्स की जगह B1 B2 B3 पुट करना है। ठीक है, और जो x और z के कोफिशिएंट है वो एज इट इज रख देंगे, 1 -5 और -2, और ये आ जाएगा 3 6 और -3।
ठीक है, इसको सोल्व करते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं सेकंड कॉलम के अराउंड, क्योंकि वहीं पर ही B1 B2 B3 दिख रहे हैं, तो B1 के अराउंड है ना। और इनफैक्ट यहाँ पर माइनस साइन आएगा क्योंकि इसका कोफैक्टर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 इंटू -3, ठीक है, तो -15, और ये आ जाएगा +12, तो ये आ जाएगा -3, और फिर आएगा +B2, इसके साथ क्या आने वाला है देखो, ये आ जाएगा -3 और +6, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 +B3, और यहां से क्या बनेगा 1 इंटू 6 -15, तो ये आ जाएगा -9, ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, है ना, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां पर हमारे पास 3B1 प्लस 3B2 प्लस, है ना, इनफैक्ट -9B3 होगा इक्वल टू 0, और यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा B1 प्लस B2 माइनस 3B3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर इस कंडीशन को देखो, हमने बोला कि भाई dy 0 होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, बट वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो कुछ इस तरीके से कि B1 B2 है ना इक्वल टू 3B3 होना चाहिए, लिख सकते हैं ना इसको हम लिख सकते हैं, जो B1 प्लस B2 है ना, वो होना चाहिए हमारा 3B3 के इक्वल। तो यहां से ये वाली रेस्ट्रिक्शन है, तो यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन, यहां से जो B1 B2 B3 आएंगे, और जो यहां से आ रहे थे हमारे पास, जिसका सेट को हमें मैच करना है कि इस फॉर ईच सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास है ना एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन है, तो इसी में से हमें चेक करना होगा B1 B2 वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर वो सेम कंडीशन तो अराइज नहीं हो रही है ना। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो dy इक्वल टू 0 है वो हर एक उन कंडीशन है ना, उन B1 B2 B3 की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है जो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो B पार्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारे पास सी पार्ट में क्या है देखो, -x प्लस 2y माइनस 5z, और इसको भी अगर आप जो ऑब्जर्व करो तो सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है कि नहीं। अगर इसको मैं यहां पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये बन जाएगा x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल टू माइनस ऑफ B1, और ये तो हमारे पास है ही सेम, x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल टू B3 है ये तो। और यहां पर क्या कर सकते हैं, कुछ इसी तरह का सिस्टम बनाने के लिए, अगर बन रहा है तो यहां पर अगर 2 से आप डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल टू, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी होगा, तो ये आ जाएगा B2/2, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास बन रही है। ये कंडीशन अगर आपको याद हो तो जो कोफिशिएंट्स है वो तो सेम ही हो गए ना सभी के, तो डिटरमिनेंट तो 0 हो गई, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पर है ना, तीनों के तीनों रोज हमारे आइडेंटिकल हो जाएंगे, या कॉलम भी देख लो वो भी आइडेंटिकल हो जाएंगे। बट मेन बात यह है कि जो ये B1 है ना, -B1 B2/2 B3 है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो पैरेलल प्लेन्स होंगे या फिर ओवरलैपिंग प्लेन्स होंगे, है ना। ओवरलैपिंग प्लेन्स के केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हमें वही चाहिए एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, तो इनफाइनाइट के लिए जाएंगे। तो ये जो -B1 है और B2/2 है और B3 है, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए फॉर व्हाट, फॉर ओवरलैपिंग प्लेन्स, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं हो तो वो किसकी कंडीशन आ जाती है, पैरेलल प्लेन्स की। पैरेलल प्लेन्स में तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं यूनिक, है ना, या इनफाइनाइटली मैनी भी नहीं होंगे, है ना। तो यहां पर ये तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं K सपोज, है ना, तीनों के तीनों इक्वल है, मान लो K के इक्वल होंगे, तो जो B1 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -K, जो B2 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2K, और जो B3 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, सिंपली K ही है ना। तो अब हम चेक करेंगे कि ये जो B1 B2 B3 है ये क्या उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जिसका हमने चेक किया था, कि यहां से ही हम चेक करेंगे, है ना, अपने सेट के लिए। तो B1 प्लस 7B2 इक्वल टू 13B3, क्या इसको ये सेटिस्फाई करेगा, देख लेते हैं डाल के। तो B1 की जगह क्या है -K प्लस 7, B2 की जगह क्या है 2K, और इक्वल टू में 13, B3 की जगह क्या है K। तो यहां पर देखो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है 13K, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है 14K माइनस K। तो यस, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। जब जब हमारी कंडीशन ऐसी होगी तो तब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हो सकता है कि
ये जो कंडीशन है ये और ज्यादा एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई करे, जहां पर ये भी सेटिस्फाई ना कर रहा हो, बट ये तो सर्टेन है जहां पर ये सेटिस्फाई करेगा, है ना, जो भी हमारे पास कंडीशंस आएंगे B1 B2 B3 की जो भी मैट्रिसेस बनेंगे उसको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, तो इसलिए हम बोल देंगे सी पार्ट भी करेक्ट है। ठीक है, अब डी पार्ट की बात कर लेते हैं। यहां पर कुछ पैरेलल या ओवरलैपिंग का केस तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो x बाई एक्स है ना 2/4, तो ये 1/2 है y के कोफिशिएंट और ये 1 है ना, तो इस तरीके से नहीं दिख रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट ही चेक कर लेते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा डिटर्मिनेंट, देखो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 और 5, ये है 2x है ये, ठीक है, और y का कोफिशिएंट 0 है और ये 3 है, और यहाँ पर 1 4 और -5। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सपेंड ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो ये है ना फर्स्ट रो के अराउंड ही अगर हम करते हैं तो ये बन जाएगा 0 और ये -12 और -2 के साथ क्या बनेगा, ये बन जाएगा -10 और -3 तो -13, और ये 5 के अराउंड क्या बनेगा 4 × 2 8 -0 तो ये 8 ही रहेगा, तो ये आ गया -12 + 26 + 40। ठीक है, तो यहां से क्या बन रहा है, अगर इसको माइनस कर दें इन दोनों को तो ये बनेगा 14 और ये बन जाएगा 54। ठीक है, तो यहां पर जो D है वो क्या आ गया है, नॉन जीरो आ गया है। ठीक है, दैट मीन्स क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होगा कि नहीं होगा, यस एक सॉल्यूशन तो होगा ही, तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि हर एक B1 B2 B3 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें सारे के सारे ऑप्शंस ऐसे चेक करने होते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसने यूज कर लिया हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं जेईई एडवांस में, और वो भी मोर देन 1 वाले सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, जेईई एडवांस 2022 में है, पूछा गया है, बट ये न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है। ठीक है, अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो मोर है ना मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट था, यहाँ पर सिर्फ आपको एक न्यूमेरिकल आंसर देना है। देखते हैं क्या बोला गया है, लेट बीटा बी अ रियल नंबर। ठीक है, कोई रियल नंबर है और इस मैट्रिक्स को हमें कंसिडर करना है जो है a इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पर बीटा भी इन्वॉल्व है, और बोला गया है इफ a की पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 a की पावर 6 माइनस बीटा a की पावर 5 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो। दैट मीन्स इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स का जो भी ये मैट्रिक्स बना उसका डिटर्मिनेंट 0 के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो फिर हमें 9 बीटा की वैल्यू का बताना है क्या होगा। तो बीटा अगर एक बार फाइंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी बीटा है जिसके बारे में हमें कंडीशन गिवन है, तो हम 9 बीटा भी अपना बता पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करना है, सिंपल सा है यहाँ पर कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसको बोला गया है तो 0 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर इस पूरे का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो a की पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 a की पावर 6 माइनस बीटा a की पावर 5 का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ये a मैट्रिक्स है ना, a की पावर 7 a की पावर 6 a की पावर 5 आपको कैलकुलेट करते नहीं बैठना है। ठीक है, अदरवाइज वहां तो आपका 1 आवर 2 आवर्स चला जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन भी नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करेंगे, a की पावर 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा a² माइनस बीटा माइनस 1 a, है ना, और ये आ जाएगा आपके पास बीटा। ठीक है, और माइनस साइन के साथ आएगा, और a की पावर 5 हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं और ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में चल रहा है इक्वेशन, इसीलिए हम यहाँ पर आई भी लगाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि जो बीटा है वो तो एक रियल नंबर है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करके वो क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स ही बन जाएगा अल्टीमेटली। तो ये आ गया है और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आया। तो यहां पर जो इक्वेशन बनी इसको थोड़ा सा सोल्व करना थोड़ा आसान होगा अब, और जो a की पावर 5 है और पूरे का है ना मल्टीप्लाई में है और पूरे का डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे कि a की पावर 5 का डिटर्मिनेंट इनटू इस a² माइनस बीटा माइनस 1 a माइनस बीटा i का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चेक करने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट इसको भी थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं, है कि नहीं, अगर हो पा रहा है तो यहां पर देखो एक इक्वेशन ही मानो इसको, है ना, वेरिएबल्स में सपोज x में, तो x² माइनस, है ना, सम कांस्टेंट और x माइनस सम कांस्टेंट। तो इसको देखो ये बीटा है और यहां पर है बीटा माइनस 1, तो माइनस करके हमें क्या लाना है, हमें लाना है बीटा माइनस 1।
ठीक है, और मल्टीप्लाई करके लाना है बीटा। तो हम 2 नंबर ऐसे ही सोच लेते हैं, जो होगा बीटा और 1 है ना, माइनस करके बीटा -1 और मल्टीप्लाई करके बीटा। तो इसलिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे कि a का डिटर्मिनेंट की पावर 5, और यहां पर हम लिख सकते हैं a माइनस, है ना, a कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बीटा आई भी लिखेंगे, ठीक है, और यहां पर होगा प्लस के साथ है ये, तो प्लस, है ना, आई बाहर और a माइनस बीटा आई, ठीक है। तो थोड़ा सा आप टाइम लेके इसको एक्सपेंड करके देख सकते हो नोटबुक में। तो यहां से क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 5 और इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा a प्लस आई, है ना, मल्टीप्लाई में होगा और वो उसका भी डिटर्मिनेंट में अलग से लिख दे रहा हूं, और ये आएगा कॉमन a माइनस बीटा आई दोनों में से, तो उसका भी मैं अलग लिख दे रहा हूं। तो अब बोला गया कि इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट तीनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो कहीं से ना कहीं से तो बीटा का वैल्यू आएगा ही। चलिए देखते हैं जो a का डिटर्मिनेंट है वो कितना है। a का डिटर्मिनेंट, a मैट्रिक्स यहां पर है, तो यहां से जो a का डिटर्मिनेंट आएगा उसको कैलकुलेट करना थोड़ा आसान ही है शायद, है ना। बीटा के अराउंड कर लो, तो यहां पर देखो फर्स्ट रो के अराउंड करेंगे तो बीटा का जो कोफैक्टर हो क्या आएगा, 1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू -2, तो ये तो सेम ही हो गए, तो -0 आ जाएगा। दैट मीन जो बीटा वाला पोर्शन है तो 0 ही हो गया, और 1 के साथ अगर हम करेंगे, है ना, ये वाला तो 0 ही बना देगा। 1 के साथ करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -1। दैट मीन्स जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो कितना आ गया, -1, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो 0 हो ही नहीं रहा है, ये तो कांस्टेंट है, -1 के इक्वल आ गया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सेकंड वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू a प्लस आई। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करना है। वो कहां पर इफेक्ट करेगा, वो करेगा हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स पे। तो क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा बीटा प्लस 1, 1 बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा -2 प्लस 1 बन जाएगा -1। तो ये किसको चेक कर रहे हैं हम, a प्लस आई का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो चलो देखते हैं, और जो बाकी एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहेंगे, 0 1 2 -2 3 और 1, क्लियर है। तो यहां पर इसको बस एक्सपेंड करके देखते हैं कि बीटा का वैल्यू, है ना, यहां से क्या जनरेट हो सकता है, और ये किसके इक्वल होगा, अगर ये 0 के इक्वल होगा, है ना, तो वहां से देखेंगे 0 पुट कर देंगे, तो बीटा प्लस 1 इसके साथ क्या होगा, देखो 2 माइनस 1 तो -2, और 1 -2 है ना, और माइनस अलग से रहता है तो +2, यहां पर भी ये वाला 0 ही बन गया है, ठीक है। अब 1 के साथ देख लेते हैं क्या आएगा वैल्यू, तो यहां से आ जाएगा 1 के साथ 2 इंटू 1 -6, तो यह आ जाएगा -4, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस है, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई, ये तो 0 ही हो गया है, तो यहां से आ जाएगा -4। इससे भी हमारा काम नहीं बन रहा है, बड़े दुख की बात है। तो अब लास्ट में हम a माइनस बीटा आई ही चेक कर लेते हैं। तो कैसे बनेगा, बीटा आई, है ना, बीटा हमें डायगोनल एलिमेंट्स पे रखना है और इसमें से माइनस कर देना है, तो a माइनस बीटा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो देख लेते हैं क्या बनने वाला है, यहीं पर ही लिख लेते हैं। तो यहां से देखो बीटा माइनस बीटा क्या बन जाएगा, 0, है ना, और डायगोनल एलिमेंट 1 माइनस ये बन जाएगा बीटा, और यहां पर बन जाएगा -2 माइनस ऑफ बीटा, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स पे इफेक्ट डालेगा, और ये आ जाएगा 0 1 2 -2 और 3 1, तो एज इट इज रहने वाला है। तो a माइनस बीटा आई का डिटर्मिनेंट अब तो थोड़ा और आसान हो गया, क्योंकि रो 1 में सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है, उसके अराउंड ये एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 1 ये बन जाएगा 2 -3 1 माइनस बीटा, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 1, तो कुछ मैटर नहीं करेगा, तो 2 -3, है ना, +3 बीटा, तो ये आ गया है 3 बीटा -1, क्लियर है। तो यहां से कुछ बीटा में आ रहा है, तो इसी को हम 0 पुट कर सकते हैं, बाकी तो नॉन जीरो आ रहे थे, तो इसको अगर हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है, a माइनस बीटा आई को 0 पुट कर देते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं 3 बीटा -1, ठीक है। तो यहां से जो हमें बीटा की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, है ना, 1/3, लेकिन हमें क्या चाहिए 9 बीटा, तो बस इसी में 9 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3, क्लियर है। तो यहां पर जो आंसर है वो आ जाएगा 3, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए आसानी से, और उसके बाद फिर चेक करो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। इनफैक्ट यहाँ पर तो आंसर है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है, ऑप्शन तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ ही साथ जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है।
तो यहां पर गिवन है द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी अ सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। कुछ नया नहीं है, पता ही है हमें, है ना। और जो ए है वो है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स सच दैट द ट्रेस ऑफ ए इज 3, है ना। एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, सपोज ये जो ए है ना, उसके जो एलिमेंट्स है उसके बारे में कुछ नहीं गिवन है, तो हम मान लेंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो जो इसका ट्रेस है वो कितना गिवन है, ए प्लस डी गिवन है हमारे पास 3। क्लियर है इतनी बात। एंड द ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज -18, तो इसका हमें ए क्यूब फाइंड आउट करना होगा और फिर उसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो -18 मिलने वाला है। और पूछा क्या गया है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा यहां से, देखो ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब का जो ट्रेस है उसको फाइंड आउट करना है ना, इक्वेट करेंगे, कुछ तो इक्वेशंस बनेगी। तो यहीं पे मैं चेक कर रहा हूं, है ना, यहीं पर ही मैं डाल देता हूं ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे आएगा, देखो यहां पर भी मैं ए बी सी डी लिख देता हूं और एक बार और मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब ही बन जाएगा कि नहीं। 3 टाइम्स हमने ए कर दिया, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, देखो यह आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, और यहां से आ जाएगा फर्स्ट रो, है ना, सेकंड कॉलम, तो ए बी और बी डी, और यहां पर क्या आ जाएगा, सी डी ए सी के साथ होगा, तो यह आ जाएगा ए सी प्लस सी डी, और लास्ट में आ जाएगा सी डी बी डी के साथ, तो यह आ जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर, और जो बाकी थर्ड वाली मैट्रिक्स है उसको एज इट इज रखते हैं ना, ए बी सी डी। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर क्रॉस है ना, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो ए क्यूब का जो ट्रेस है वो कितना गिवन है, ए है ना -18, तो इसको पूरा का पूरा मैट्रिक्स को कैलकुलेट ना करके हम क्या करेंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो कहां पर बैठे रहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, यहां पर, इनको अगर ऐड करेंगे तो हमें ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पर ही डायरेक्टली ट्रेस ऑफ ए क्यूब इक्वल टू -18 यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब कितना होगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा ए के साथ मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर प्लस बी सी, और सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सी ए बी प्लस बी डी, और ये तो आ गया है हमारा A11, और ये वाला भी हमारे एलिमेंट्स को ऐड करना होगा, टू सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो ना बस। तो ये आ जाएगा बी ए सी प्लस सी डी, प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है, -18 के इक्वल है। क्लियर हो रही है बात यहां तक। बस अब थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा आपको यूज करना है, जो इक्वेशन हमें जो पता है और जिसको फाइंड आउट करना है वो आराम से आ जाएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हायर पावर वाले टर्म्स है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ए क्यूब बन रहा है ना, और यहाँ पर डी के साथ डी स्क्वायर बन के डी क्यूब बन रहा है, तो इनको अलग से लिख लो, ए क्यूब प्लस डी क्यूब, ठीक है। और ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बी और सी, ठीक है। और कहीं बन रहा है क्या एबीसी, यस यहाँ पर भी बन रहा है, और कहीं बन रहा है क्या, यस यहाँ पर भी बन रहा है। तो 3 टाइम्स एबीसी बन रहा है, तो 3 से हम कॉमन ले लेंगे, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और क्या बन सकता है, यहाँ पर बन रहा है ना सी बी डी या बी सी डी बोल दो, और यहाँ पर भी बी सी डी बन रहा है, और यहाँ पर भी बी सी डी बन रहा है, ये भी 3 टाइम्स बन रहा है। तो क्या करेंगे, प्लस के साथ बी सी डी ऐसे ही ऐड कर दो, ठीक है। इक्वल टू कितना है, -18। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर अब देखो BC और BC अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा बाहर कॉमन में 3BC और अंदर बनेगा A प्लस डी, ठीक है। A प्लस डी का वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी। और यहां पर क्या इसको भी हम A प्लस डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा A क्यूब प्लस डी क्यूब A प्लस डी, और A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस AD, और यहां पर क्या था 3BC कॉमन, और ये है हमारे पास A प्लस डी इक्वल टू -18, ठीक है। तो यहां से A प्लस डी और A प्लस डी को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो A प्लस डी बाहर
और फर्स्ट वाले ब्रैकेट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए डी है, बट हमें क्या चाहिए, ए प्लस डी के फॉर्म में चाहिए चीजें। तो क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ए प्लस डी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा वो, अगर a प्लस डी का होल स्क्वायर लिखे तो यहां पर आएगा एक्स्ट्रा टर्म 2ad, है ना, वो होना चाहिए था बट नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2ad ऐड करेंगे, 2ad माइनस करेंगे, तो वो तो 2ad ऐड किया वो तो इसमें कंज्यूम हो गया, और माइनस 2ad जो किया वो बन जाएगा माइनस 3ad के साथ, और यहां पर a प्लस डी तो बाहर आ गया है, और इस टर्म से क्या आ जाएगा आपके पास 3bc। कुछ दिख रहा है कि नहीं बनता हुआ, मुझे तो दिख रहा है भाई। यहां पर क्या दिख रहा है कि अगर यहां से हम -3 कॉमन ले ले, ठीक है, तो क्या बनेगा AD माइनस BC, और वही तो हमें चाहिए था डिटरमिनेंट ऑफ A, है कि नहीं। तो इसका वैल्यू पुट कर दो, कितना है 3, ठीक है, वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं 3, और इसका वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर मींस 9 माइनस 3, है ना, 3 टाइम्स है, कॉमन ले रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो AD माइनस BC बनेगा मींस डिटरमिनेंट ऑफ A, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए ही, इक्वल्स टू माइनस ऑफ 18, 3 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3 डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू माइनस 6 इधर वो उधर, तो ये आ जाएगा 3A का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 15, तो A डिटरमिनेंट आ गया कितना 5 के इक्वल, ठीक है। तो इतना मैनिपुलेशन आपको करना आना चाहिए, यहां तक ही हमारे पास, है ना, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं थी बात, है ना, मेनली आपको बस ट्रेस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और उसके बाद तो बेसिक अलजेब्रा से आपको आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2018 में पूछा गया न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है, तो यहां पर बोला गया है लेट P बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 सच दैट ऑल द एंट्रीज इन P आर फ्रॉम द सेट -1 0 और 1। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि जो एंट्रीज है 3 क्रॉस 3, है ना, डिटरमिनेंट में या मैट्रिक्स में, है ना, वो हमारे पास -1 0 और 1 ही हो सकते हैं, उसके है ना ज्यादा नहीं हो सकते, कुछ और नहीं हो सकता है। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ P कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है। तो यहां पर हम एक डिटरमिनेंट बना ही लेते हैं, ठीक है, और इसका जो डिटरमिनेंट है जो भी हम लिखेंगे -1 0 और 1, उसका जो वैल्यू कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, कितने प्लेसेस होते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, तो 9 एलिमेंट्स आएंगे, वहां पर आपको आजादी है, -1 रखो 0 रखो या 1 रखो, तो आपके पास हमेशा क्या बनेगा, है ना, एक डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट होगा, और वो क्या चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से इसको पुट करना है ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आए डिटरमिनेंट की। तो अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि भाई 0 0 0 तीनों में लिख दिया तो क्या बन जाएगा, वो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करते हुए चलेंगे और सोचेंगे कि क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 1 ही है उसमें, ठीक है, तो 1 अगर हम यहाँ पर पुट करें तो इसके अंदर क्या लिखते हैं हम, इसका माइनर, ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम हटाने के बाद इनका मल्टीप्लाई होगा और माइनस इनका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दे कि 1 1, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर, है ना, प्लस के साथ आएगा फिर माइनस साइन के साथ आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैक्सिमम हो और यहाँ पर, है ना, मिनिमम हो, तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी अल्टीमेटली। तो यहाँ पर देखो 1 और 1 अगर हमने पुट कर दिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पर अगर 1 पुट कर दिया, है ना, तो यहाँ पर अगर हम -1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा -1, और माइनस ऑलरेडी हम यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ -1, दैट मीन्स ये बन जाएगा कितना 1 × 2। इससे ज्यादा वैल्यू तो नहीं हो सकती है ना, कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम रखा और इस है ना यहाँ पर मिनिमम रखा 1 × -1, क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहां से अगर हम, है ना, जो भी वैल्यू पुट करें, अब क्योंकि यहां पर जब माइनर कैलकुलेट करते तो ऑलरेडी -1 आता है कि नहीं, -1 आएगा ही, सॉरी माइनस ही आएगा। तो यहां पर अगर हम ऑलरेडी -1 पुट कर दे तो क्या होगा, माइनस और -1 हो जाएगा +1, ठीक है, क्योंकि हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो यहां से -1, अब इसके अराउंड हमें माइनर कैलकुलेट करना होगा, तो ये रो ये कॉलम गायब, तो ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स को ही हम चेक करेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, इसी तरीके से सोचेंगे तो ये तो 1 कर देंगे, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो ऑलरेडी -1 है वहां पर,
ठीक है। तो इसमें अगर हम 1 पुट कर दे तो 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा, -1। क्लियर हो रही है बात। तो यहां से भी आपके पास जो वैल्यू बन रही है, जनरेट हो रही है, तो ये तो +1 ही है और ये बन जाएगा 2। क्लियर है। अब कौन सा एलिमेंट है जो हमने अभी तक टच ही नहीं किया, ये वाला है ना, इसी का माइनर हमें चेक करना है अब, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर आप है ना, इसका माइनर क्या होगा, देखो इसका माइनर होगा ये कॉलम ये रो क्या है ना, डिलीट, तो 1 × 1 -1 × 1। तो यहां पर ऑलरेडी हमने इनको मैक्सिमम करने के लिए कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है कि ये हमारे पास है ना माइनर 0 ही बन रहा है। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये होगा कि भाई यहां पर आप कुछ भी पुट कर दो, उसका जो माइनर है वो तो 0 होगा ही होगा, है ना। अब इनको तो हमने मैक्सिमम कर लिया, बट इसको हम मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। तो कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 1 0 -1, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो 0 होने ही वाला है। तो सपोज मैं इसको 1 ही पुट कर देता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा +1, और ये बन जाएगा 1 -1, है ना। तो यहां पर आ जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 2 + 2, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है। और भी तरीके हो सकता है इसको, यहां पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 को आप लिख के उसको एक्सपेंड करो, फिर उस जो एक्सप्रेशन आया उसको एनालाइज करो, उसके हेल्प से भी आप देखोगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो 4 ही आने वाला है। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लॉजिकली जा सकते हो, बट यहां पर कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं कि कुछ इस तरीके से नाम लिख दे कि वहां पर 4 ना आके 3 आ जाए, तो उस केस में हमारे पास आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से केयरफुल रहे, और ऐसा नहीं है कि 4 डिटर्मिनेंट इसी केस में आएगा, और कोई तरीका भी हो सकता है जहां पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 आ जाएगा इन सभी वैल्यूज को ही यूज करके। ठीक है। तो ये वन ऑफ द केसेस है, बट ये सर्टेन है कि मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो 4 ही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। जे एडवांस 2022 में पूछा गया और मैचिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो एडवांस में आपके पास मैचिंग के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये कुछ दिया हुआ है स्टेटमेंट, और यहां पर आपके पास मैचिंग है। ठीक है। और लास्ट में आपके पास है ऑप्शंस, तो आपको चेक करके बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। Let P, Q, R be non-zero real numbers that are respectively 10th, 100th and 1000th terms of a harmonic progression। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो भी उसके टर्म्स है ना, उनको अगर रिवर्स कर दे तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बन जाता है। ठीक है। जिन स्टूडेंट ने पढ़ा है तो उनको पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उसका मैं रिलेशन लिख देता हूं, आपको घबराने वाली ज्यादा बात जरूरत नहीं है ना। जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे आप अच्छे से समझ जाओगे। तो पी का जो है ना रेसिप्रोकल करोगे तो 1/p बनेगा इक्वल्स टू, और जब एपी की बात करते हैं तो एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो तो आपने 10th में भी पढ़ा है। तो उसका जब हम nth टर्म लिखते हैं तो ये क्या है, वो 10th टर्म है। ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो p है उसको अगर रिवर्स करेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1/p टर्म बन जाएगा, वो 10th टर्म है। तो कैसे करते हैं, a + n - 1d, तो ये क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, तो इसको लिख सकते हैं हम a + 9d। ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया कि जो a और d है वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। अब 100th टर्म की अगर हम बात करें तो वो क्या है, 1/q हो जाएगा इक्वल्स टू a + 100 - 1 99d के इक्वल। ऑलराइट। और जो 1000th टर्म है ये क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल्स टू a + 999d के इक्वल। ठीक है। तो बिट बाय बिट हम समझते जाएंगे, अभी तक ये हमें पता चला है। आगे देखते हैं, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस को हमें कंसिडर करना है, और जो भी हमारे पास मैचिंग है इसके बारे में कुछ कुछ बताना है। तो आप देख सकते हो कि कुछ कुछ कंडीशन है, पी क्यू पी आर है ना, इन सब के रेशियो में, और ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो जब भी हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट ही चेक करना होगा उसका 0 है या नहीं है। अगर 0 के इक्वल आ गया तो वहां पर डिफरेंट ब्रांचेस हो जाएंगी, इन्फिनिट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। बट अगर 0 नहीं आया तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो तो यहां पर जो कोफिशिएंट्स है उसको देखते हैं। ये क्या है, 1 1 1 है ना फर्स्ट इक्वेशन में, यहां पर है 10 100 और 1000, और ना एक 0 और है। और जो ये वाली इक्वेशन है इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो ध्यान से, यहां पर क्यू आर पी आर और पी जेड है।
तो अगर हम तीनों में, और इधर पे 0 है, अच्छी बात यह है, अगर हम तीनों में है ना दोनों साइड मीन्स पी क्यू आर से डिवाइड कर दे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बचेगा 1/px, यहाँ पर बचेगा 1/qy प्लस यहाँ पर बचेगा 1/r z इक्वल्स टू 0। अब इसके जो कोफिशिएंट्स है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं, लेकिन अच्छी बात और ये है कि जो 1/p है वो तो हमें पता ही है ना कितना है, a प्लस 9d के इक्वल है, और जो 1/q है वो क्या है, a प्लस 99d के इक्वल है, और जो थर्ड है ना 1/r वो किसके इक्वल है, a प्लस 9999d इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा चेक करना आसान हो जाएगा, है ना, पी क्यू आर क्या है उसको तो हम जानते नहीं, बट यहाँ पर एडी इस तरीके से आ रहा है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो अगर हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दें, ठीक है, और कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर दें, ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये तो एज इट इज रहेगा, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, यहां पर जो सेकंड कॉलम है उसमें से क्या करना है, -1 करना है, तो उस केस में क्या है ना -c1 करना है, तो ये तो बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 90, और ये बन जाएगा यहाँ पर a से a कैंसिल, 99 से 9 कैंसिल, है ना, माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 90d। क्लियर है। और जो थर्ड कॉलम में ऑपरेशन लगाना है उससे भी ये बन जाएगा 0, ये कितना बन जाएगा 100, है ना, 1000 माइनस 100 तो 900, है ना, और ये बन जाएगा कितना, यहां से a से a कैंसिल, 999 से 99 माइनस होगा तो ये बन जाएगा 900d। ठीक है, तो यहां पर देखो जो कॉलम 2 और कॉलम 3 में जिनमें हमने ऑपरेशंस किया है वो थोड़े थोड़े आइडेंटिकल से बनते जा रहे हैं कि नहीं, तो 90 और 90 यहां से, है ना, सेकंड कॉलम से 90 और थर्ड कॉलम से 900 अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बनने वाला है, देखो ध्यान से, यहां पर बन जाएगा जो फर्स्ट कॉलम है वो तो एज इट इज 110 और a प्लस 9d। ठीक है, और जो यहां पर है वो बन जाएगा 0 1 और d, क्योंकि यहां से हमने 90 कॉमन ले लिया है, और यहां से बन जाएगा 0 1 और d, क्योंकि यहां से 900 कॉमन ले लिया है। क्लियर हो रही है बात। तो यहां से आपके पास जो d हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की तो d क्या आ गया है आपके पास, ये आ गया है d इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जब भी d इक्वल्स टू 0 आ जाए तो उस केस में क्या कंडीशंस होती है, यूनिक सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, या तो आपके पास होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर होगा नो सॉल्यूशन। तो चेक करेंगे कब इनफाइनाइट होगा कब नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहां पर जो यूनिक सॉल्यूशन है वो भी कुछ गिवन है कि ये सॉल्यूशन है एज ए सॉल्यूशन। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है तो उसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि ये वाला जो सॉल्यूशन है वो उसी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक पार्ट हो, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तो यहाँ पे बनने वाला नहीं है। ठीक है, अगर ये करेक्ट होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एज अ पार्ट ही होगा, और यहाँ पर भी जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक सॉल्यूशन की तरह ही दिया हुआ है ना, यूनिक दिया हुआ है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन तो हमारा बन नहीं रहा है, तो ये भी एक इनफाइनाइट का पार्ट हो सकता है। और जो ये आर है ये भी इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन बता रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का पार्ट हो सकता है। और जो ये है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ये भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही पार्ट हो सकता है। ठीक है, और जो ये नो सॉल्यूशन है एस, वो तो हमारा इसका पार्ट होगा जब नो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे PQRST है वो बड़े इंटरेस्टिंगली डिजाइन है कि जो PQR है उनके तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन का ही पार्ट है ना। अगर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएगा किसी भी एक केस में तो वो PQR और T चारों को रेफर करेगा। ठीक है, और नो सॉल्यूशन आएगा तो वो सिर्फ एस को बताएगा। ठीक है, अभी तक जो हमने बात की है वो इधर पे तो टच ही नहीं किया है, सिर्फ यहीं पे बात की है। ओके, अब देखते हैं हम कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर आएगा तो वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर आपको चेक करना है तो कोई भी दो इक्वेशन को आप चेक कर लो, क्योंकि जब भी हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई जो दो इक्वेशन है उनको यूज करके तीसरी बन रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा के वो 0 बन जा रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई दो इक्वेशन से हम इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है और यहाँ पर जो 0 है यहाँ पर तो 10 कॉमन लेके उधर 0 कर दो तो ये बन जाएगा x प्लस 10y प्लस 100z इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशंस है इन दोनों को यूज करके हम तीसरी को लिख पा रहे हैं, तभी हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है ना।
तो इसको अगर हम z इक्वल टू k के इक्वल लिख दे, है ना, तो कोई भी दो इक्वेशन को ले लो और z इक्वल टू किसी भी एक वेरिएबल को k के इक्वल लिख दो, ठीक है, तो वहां से कुछ इक्वेशंस जनरेट होना स्टार्ट होगा। तो क्या बन जाएगा, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस के, और यहां पर बनेगा x प्लस 10y इक्वल टू माइनस 100k, ठीक है। हमने z की जगह क्या किया है, सिंपली k पुट किया है। तो x और y की जो इक्वेशन है वो अब k के टर्म में बन गई है, तो k हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दे तो ये बनेगा 9y इक्वल टू माइनस 100k प्लस k हो जाएगा, तो माइनस, है ना, 99k, और ये 1 है तो ये बन जाएगा -1, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। तो y इक्वल टू बन गया -1 अपॉन 9, माइनस 9 से डिवाइड होगा तो 11k बाई, है ना, ये बन जाएगा सिंपली 11k, क्योंकि 99 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। y के बारे में तो हमें पता चल गया, तो x का क्या वैल्यू होगा, x यहां से निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो x कैसे आएगा, x इक्वल टू 1 माइनस के, और जो ये y है उसको भी उधर ले जाओ, माइनस y बन जाएगा, तो माइनस y यहां से लिख लेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 1/9 प्लस 11k। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -k प्लस 11k, तो ये आ गई 10k प्लस 1 प्लस 1/9, तो ये बन जाएगा 10/9। तो हमारे पास x और y की वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई है, k के टर्म्स में, और k क्या माना है हमने, z के इक्वल। तो यहां से हम y, x और z की वैल्यूज निकालते हैं ऐसे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के केस में, ठीक है। अगर इन दो इक्वेशन से हम यहां पर पैरेलल लाइन हो जाती है ना, इनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में हम यहां से सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाते, दैट मीन्स वो नो सॉल्यूशन का केस हो जाता। बट यहां पर ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए बन रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहां पर गिवन है कि जो k है वो x और y के टर्म में है, ठीक है। तो अब यहां पर जो ये वाला सॉल्यूशन है और ये वाला सॉल्यूशन, हमने बोला था कि ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन का ही पार्ट हो सकता है। तो देखो, अगर हम z इक्वल टू 0 पुट करें, z इक्वल टू 0 मीन्स k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 पुट करें तो y क्या आएगा, -1/9, और x क्या आएगा, यहाँ पर k इक्वल टू 0 10/9, तो ये आ रहा है 10/9 -1/9, ठीक है। तो 10/9 -1/9, ठीक है। तो ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन सही होगा, ठीक है, जब भी हम इन्फिनाइट सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और अगर इसको देखें, क्या ये उस सॉल्यूशन का पार्ट होगा, तो यहाँ पर z इक्वल टू -1/9 पुट करके देखो, तो z मीन्स k की जगह अगर हम -1/9 पुट करें तो ये बन जाएगा प्लस 11/9, -1/9 है तो 10/9, तो y कितना आ रहा है, 10/9, यस 10/9 है। और x क्या आ जाएगा, देखो ये हमने क्या पुट करना है, -1/9, तो यहाँ पर बन जाएगा -10/9, है ना, यहाँ पर -1/9 अगर इसमें पुट करें तो -10/9, और प्लस 10/9 है ही, तो x इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इस केस में ये वाला सॉल्यूशन भी हमारा उस इन्फिनिट सॉल्यूशन के केस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की बात होगी तो ये भी उसका आंसर होगा, ये भी उसका आंसर होगा। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो हम बात कर ही रहे इन्फिनिट सॉल्यूशन की, और एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। और ये जो चारों के चारों ऑप्शन है तब करेक्ट ही होंगे जब हम इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की बात कर रहे होंगे, है ना, इन कंडीशंस पे। तो अब देखते हैं एक्चुअल में जो कंडीशंस हैं उनके साथ कैसे हम खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है q/r इक्वल टू 10, p/r नॉट इक्वल टू 100, है ना, इस तरीके से। तो p, q या r में कुछ रिलेशन देख लेते हैं। तो अगर हम इसको कंसिडर करें q/r इक्वल टू 10, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, q इक्वल टू 10r। तो हम क्या करते हैं, उससे भी पहले हम इनके हेल्प से रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 99d है और यहाँ पर 9d है, तो 2 में से अगर फर्स्ट इक्वेशन हम माइनस कर दे तो क्या बनेगा, 1/q माइनस 1/p इक्वल्स टू, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, ए से ए कैंसिल, 99d माइनस 9d, तो ये बन जाएगा आपके पास 90d। ये कैसे आया, 2 में से हमने 1 को माइनस कर दिया। और इसी तरीके से यहां से भी हम चेक कर सकते हैं, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1/r माइनस
है ना 1/q इक्वल टू कितना बनेगा 999 है, में से 99 माइनस करना है तो 900d। ठीक है, ये कैसे आया 3 - 2 को किया हमने। अब देखो यहां पर राइट हैंड साइड में अगर आप देखो ये 90d है, 910d है ना, 900d है तो 10 टाइम्स है। अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके 1/q माइनस 1/p इक्वल टू 1/r माइनस 1/q लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर अब इस कंडीशन को पुट करते हैं। यहां पर क्या किया मैंने q/r इक्वल टू 10, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर 10r हो तो उस केस में क्या बनेगी कंडीशन देखो। तो q इक्वल टू 10r लिखे तो यहां पर आ जाएगा 1/10r माइनस 1/p इक्वल टू 1/r है ना माइनस 1/q। तो देखो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या आ गया है 1/r ही आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 10/p इक्वल टू 1/r माइनस 1/q। तो ये तो कैंसिल, तो माइनस 10/p और माइनस 1/q, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो q क्या आ जाएगा, इनफैक्ट जो p है p को उधर ले जाएंगे q को इधर ले जाएंगे तो 10q इक्वल टू p आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन होगी तो उस केस में हमारे पास क्या बन रहा है, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। तो यहां पर अब जब भी ये कंडीशन देखते हैं p इक्वल टू है ना p इक्वल टू 10q, तो हम यहां पे जो p/q है वो भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमने q इक्वल टू 10r की कंडीशन को लेके चला तो हमें ये भी मिल गया है p/q इक्वल टू 10। यहां से दिख रहा है कि नहीं, p/q अगर हम चेक करें तो वो कितना है 10। दैट मीन्स जो ये 1 वाली और जो 4 वाली कंडीशन है वो सेम ही है कि नहीं। हमने एक कंडीशन को लिखा तो हमने दूसरी कंडीशन को देख लिया कि ये आ रही है। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या क्या हो सकते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन है ना, यूनिक की तो बात ही नहीं हो रही है, या तो नो सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, जिनके ये चारों ऑप्शन होंगे। तो जो इनका करेक्ट है, जो 1 और 4 का अगर कुछ करेक्ट है तो वो चारों में से करेक्ट होगा। तो देखते हैं कुछ ऑप्शंस हमारा कुछ बन रहा है कि 1 और 4 को लेके। ठीक है, तो 1 और 4 को लेके क्या बन रहा है, देखो 1 में हमारे आ रहे हैं टी क्यू क्यू टी, तो ये तो सारे के सारे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के ही केस है। और 4 वाली जो है जिसमें हमारी सेम कंडीशन बन रही है, यहां पर भी टी आर टी, ठीक है, ये भी हमारे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के ही केस है। तो यहां पर हमसे जो बात हो रही है वो क्या बात हो रही है कि भाई ये जो केस है ना, ये इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ही उसने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो यहां पर अगर आप चेक भी करोगे है ना, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, dx dy dz ये तीनों के तीनों जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये जब भी जीरो होंगे तो हमारे पास इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के केस आएंगे। तो यहां पर जो ऑप्शंस है उसी तरीके से हमने चेक कर लिया कि भाई जो ऑप्शन है फर्स्ट और 4 के लिए, ठीक है, यहां पर फर्स्ट और 4 के लिए वो सारे के सारे वही ऑप्शन है जो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के केसेस है। तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां से अब देखो जब ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस होगा तो यहां पर आया p/q नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमने देखा कि p/q इक्वल टू 10 में तो हमारा इन्फिनाइटली सॉल्यूशंस का केस बन रहा है। तो जब नॉट इक्वल टू 10 रखेंगे तो वहां पर क्या होगा, जब हम dx dy dz कैलकुलेट करने जाएंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ नॉन जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस आएगा। समझ रहे हो, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। तो जो हमारे पास ऑप्शंस है उसी से हमने इन्फर किया कि भाई इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। इससे हमने चेक किया कि ये तो सेम ही कंडीशन है तो यहां पर भी इन्फिनाइट होगा। इससे चेक किया कि अगर ये नॉट इक्वल टू 10 है ना है तो वहां पर नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर जो थर्ड पार्ट है वहां से हम क्या चेक कर सकते हैं कि थर्ड पार्ट में नो सॉल्यूशन एस है ना, एस पे ही है ना नो सॉल्यूशन, तो वो है हमारे पास एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। दैट मीन्स यहां पर थर्ड में नो सॉल्यूशन नहीं है तो ये तो इनकरेक्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ए और बी में से कुछ हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सेकंड वाले में हमारे पास आर आएगा या एस आएगा। आर क्या है, आर है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन है p/r नॉट इक्वल टू 100। तो p/r है क्या, अगर हम यहां पर यहां से क्या था हमारे पास q/r इक्वल टू 10 था और इसमें जो कंडीशन आई इसी को यूज करके यह आ गई है
P बाई क्यू इक्वल टू 10। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, Q बाई R इंटू P बाई Q, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 100, और यहां से Q से Q कैंसिल, तो जो P बाई R है वो क्या आ गया 100। तो जो P बाई R है इन्हीं कंडीशन से, जो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के केस हैं, यहां से आ गया है ये, तो इस केस में भी हमारा क्या होगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर है नॉट इक्वल टू 100, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 100 वहां पर भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वही हम नो सॉल्यूशन के साथ ही चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि P बाई आर इक्वल टू 100 अगर पुट करते हैं तो वहां पर इन्फिनिट सॉल्यूशन बनेंगे, लेकिन नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 100 है तो नो सॉल्यूशन बनेंगे। दैट मीन्स सेकंड का भी हो जाएगा हमारे पास S, तो यहां पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी पार्ट सही है और ए पार्ट भी रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमने क्या चेक किया, ऑप्शंस के थ्रू ही हमने विजुअलाइज कर लिया कि भाई ये वाला पार्ट है ना इन्फिनिट सॉल्यूशन का होगा, क्योंकि वहां पर कोई और ऑप्शन है ही नहीं ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना माइंड पूरा ओपन रखना होगा, और डिफरेंट वेज में क्या क्या हो सकता है एग्जाम में, क्वेश्चंस में, वहां पर आपको लगाना होगा सारा दिमाग। और अगर आपको है ना इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बैठने से पहले आपको करने होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस सोच पाओगे, कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज का लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, और ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप है या स्टैम्प बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं, जहां पर जे एडवांस 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है कि भाई कुछ कंडीशन गिवन है, ठीक है, और वहां पर कोई 2 या 3 क्वेश्चंस उस कंडीशन पे, उस कॉम्प्रिहेंशन पे पूछ ले जाते हैं। तो जो ये 1 और 2 है, ये अलग अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके अलग अलग ही मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों को एक साथ ही सोल्व करना है, क्योंकि ये सेम कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेट अल्फा बीटा गामा बी रियल नंबर सच दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है। सपोज ये प्लेन 1 है, सपोज ये प्लेन 2 है, और ये प्लेन 3 है, ठीक है। और बोला गया है कि ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मीनिंग या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, बट होगा जरूर, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। लेट डेल्टा है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ m रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये तो पता ही है ना, ये जो m मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट है वही हमसे फिर क्वेश्चन में पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट m। तो इसका वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। और आगे दिया हुआ है, आगे का थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है वहां से। तो यहां पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, भाई कंसिस्टेंट है तो उसके लिए क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट चेक करना होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। तो जो डी है वो क्या आएगा, देखो यहां पर देखो क्या बन जाएगा, 1 2 3 कोफिशिएंट्स लिख रहा हूं मैं, 4 5 6, और ये हमारे पास 7 8 और 9, ठीक है। तो ये तो क्या ही दे दिया है, यहां पर सारे का सारा है ना सिक्वेंस में ही दे दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इन फर्स्ट रो और थर्ड रो के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करें, ठीक है, तो ये कितना होगा, 1 + 7 8, 2 + 8 10, 3 + 9 12। तो उसका जो हाफ है वो हमारा सेकंड वाले रो में लिखा हुआ है कि नहीं। अगर इसमें हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा ले, क्या, रो 2 में से, है ना, रो 2 में से हम हाफ ऑफ रो 1 प्लस रो 3 माइनस कर दे, क्या करें, इन दोनों को ऐड करके हाफ करके माइनस कर दे, तो क्या बनने वाला है हमारा डी, देख लेते हैं। तो यहां पर जो डी बनेगा उसको देखो, यहां पर तो एज इट इज रहेगा 1 2 3, और यहां पर आ जाएगा 7 8 9, बट जो रो 2 है वो क्या बन जाएगा, 0। दैट मीन्स डी इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 है ना। तो d इक्वल टू 0 आ गया है। दैट मीन्स क्या सिचुएशंस होने चाहिए, या तो नो सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, यूनिक तो होगा ही नहीं क्योंकि d इक्वल टू 0 आ गया है। तो कंसिस्टेंट है, लेकिन तो कंसिस्टेंट के लिए हमें क्या करना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमने 3 केसेस बनाए थे, जिसमें या तो जो तीनों के तीनों प्लेन्स हो ओवरलैपिंग प्लेन्स हो, सारे के सारे सॉल्यूशंस ही होंगे, या फिर 2 ओवरलैपिंग हो, एक इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है, या फिर तीसरा सॉल्यूशन बताया था फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स यहाँ पर सिचुएशन बन रही है, क्योंकि अगर आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग प्लेन्स के नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने पहले ही देख लिया कि भाई रो 3 और रो 1 को अगर ऐड कर दे तो वो रो 2 के, है ना, ट्वाइस के बराबर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो P2 है
उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो P1 प्लस P3 को जनरेट कर देगा। इस तरह का कुछ रिलेशन बन रहा है फैमिली ऑफ प्लेन्स के लिए, है कि नहीं। यहाँ पर देख लो आप 4 2 जा 8 10 12 और इनको ऐड करो तो वही आने वाला है। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमें इनमें रिलेशन मिल गया अल्फा बीटा और गामा -1 में, क्योंकि यहाँ पर जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ m कैलकुलेट करने जाएंगे तो वहां पर अल्फा बीटा गामा भी है, ठीक है। तो कुछ रिलेशन मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा। तो यहां से हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, 2p2 है तो यहां पर 2 बीटा होना चाहिए इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा -1। क्लियर हो रही है बात। तो ये रिलेशन के साथ हम अब डिटर्मिनेंट ऑफ m को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैट्रिक्स है, लेकिन डिटर्मिनेंट में बस चेंज करना है आपको साइन। तो मैं ऐसे ही एक्सपेंड कर दे रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पर अगर आप किसके अराउंड, थर्ड कॉलम है ना, थर्ड रो के अराउंड कर लेते हैं एक्सपेंड, तो यहां पर एक जीरो भी है ऑलरेडी, तो -1 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू 0 माइनस गामा, ठीक है। 0 के साथ तो कुछ नहीं होगा, 1 के साथ क्या होगा 1, और ये बन जाएगा अल्फा -2 बीटा प्लस 1 अल्फा -2 बीटा, ठीक है। इसी का वैल्यू हमें बताना है। तो ये तो बन गया है गामा, ये है अल्फा, तो अल्फा -2 बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये हमारा आया है डिटर्मिनेंट ऑफ m। लेकिन हमने पहले से ही एक रिलेशन बना के रखा हुआ है कि नहीं। अगर हम यहां पर 2 बीटा उधर ले जाए 1 इधर ले आए तो क्या बनेगा, यहां से देखो यहां पर बन जाएगा अल्फा -2 बीटा प्लस गामा, 2 बीटा उधर ले गया -1 इधर, तो ये बन जाएगा 1 अलग से, ठीक है। तो वही हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया, तो ये कितना आ जाएगा 1। दैट मीन्स एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया और ये आ गया है 1। तो ये वाला तो बहुत ही ज्यादा आसान था, ठीक है, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं इन पे कि भाई फैमिली ऑफ प्लेन सोचो, वहां से कोफिशिएंट्स के बारे में देखो और वहां पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है। तो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लेट P बी द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोज अल्फा बीटा गामा, जो भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको, तो वो जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो एक प्लेन में है P के अंदर, फॉर विच द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट से हमने निकाला है। एंड D बी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन P। तो एक ऐसा प्लेन है जिसमें इन इक्वेशन से जो कंसिस्टेंट की कंडीशन से जो हमारा अल्फा बीटा गामा आया है, वो अल्फा बीटा गामा उस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स उस प्लेन के अंदर है, और उस प्लेन से हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। और जो डिस्टेंस आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें d मिलेगा, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और हमें d का ही वैल्यू रिपोर्ट करना है, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो यहां पर हम क्या करेंगे, उस प्लेन की कंडीशन लिखने की कोशिश करेंगे। अब हमें कंडीशन गिवन है कि भाई जो अल्फा बीटा गामा है उस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसी से हम प्लेन की इक्वेशन लिख लेंगे। कैसे, देखते हैं। अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1। तो यहीं से अगर मैं प्लेन की इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, x -2y प्लस z, और 1 को भी इधर ले आओ तो -1 इक्वल्स टू 0। तो यही हो जाएगी हमारी उस प्लेन की इक्वेशन। क्यों, ध्यान से सोचो। मान लो कोई एक लाइन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इसकी लाइन कुछ भी हो सकती है, इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। मान लो किसी ने बोल दिया कि भाई इस पे कोई पॉइंट है लाइक 1,2, ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है कि नहीं। तो 1 इसमें पुट करेंगे तो a प्लस y की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2b प्लस c इक्वल्स टू 0। ये ही कंडीशन आएगी। तो इसको आपको रिवर्स सोचना है, ठीक है। कैसे सोचना है, यहां से हमें बता दें कि एक प्लेन है उसके ऊपर अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कुछ मान लो इस तरीके से कोई प्लेन है और उस प्लेन के अंदर, है ना, ये प्लेन P है, P इक्वल्स टू 0, तो उस प्लेन के अंदर कोई अल्फा बीटा गामा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। वो सारे पॉइंट जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उसके बाद जब हम इस अल्फा बीटा गामा को इस प्लेन के अंदर रखेंगे तो कुछ इस तरीके से सेटिस्फाई करेगा ना। तो यहां पर जो ये प्लेन लिखा है इसमें अल्फा बीटा गामा पुट करके देखो, है ना, तो वही कंडीशन आएगी जो कंसिस्टेंट होने के लिए आ रही है। तो बेसिकली मतलब ये है कि ये हमारी प्लेन की इक्वेशन हो गई है,
ठीक है। अगर आपने प्लेन चैप्टर है ना 3D ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है अभी तक तो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ वेक्टर और 3D, तो वहां पर हम देखेंगे कि यहाँ से ये कैसे आया, हालांकि समझ में आ गया होगा। और प्लेन की इक्वेशन आने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली ये करना है, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। कौन सा पॉइंट है, 0 1 0। ऑलराइट, तो यहां पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर d है ना, कोई भी एक इक्वेशन है जनरल, मान लो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है। और किस पॉइंट से निकालना है, मान लो x1 y1 और z1 से हमें निकालना है इस प्लेन का डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, अब ये d तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो यहाँ पर d डैश लगा दे रहा हूँ डिस्टेंस के लिए। तो इस पॉइंट को पुट करना है बस, जैसे हम लाइंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, तो by1 प्लस cz1 प्लस d, ठीक है, जो भी कांस्टेंट है, अपोन में रूट के अंदर आएगा जो भी कोफिशिएंट्स का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और मोड लगाना नहीं बोलना है। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट, या फिर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर इन दोनों में यूज कर लेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास d डैश, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d, तो हम इसका स्क्वायर भी कर लेंगे। ठीक है, तो d कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम ये मोड है उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या आएगा। तो इस पॉइंट को इसमें रखो, क्या बनेगा, 0 के साथ x, तो ये भी 0, 1 के साथ है ना y की जगह 1, तो ये आ जाएगा -2, और यहाँ पर z 0 और ये आ जाएगा -1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सभी कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम करके रूट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना बन गया है, 4, ये बन गया है 6, तो यहां से आ जाएगा -3, है ना, ये है लेकिन मोड लगा हुआ है 3, इनफैक्ट स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो ऊपर तो आ जाएगा 9, नीचे क्या है √6, और उसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 6, तो इसको 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 3/2, तो d क्या आ गया हमारा 1.5। ठीक है, ये जो d आया वो डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। ठीक है, वही हमसे पूछा गया था, तो 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा नया था भाई, आपको वेक्टर 3D आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो वहां पर कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, किसी भी चैप्टर को मिक्स करके पूछा जा सकता है। तो बस आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन है, आगे हम मिलेंगे इसके डाउट सेशन में। ठीक है, आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, है कि नहीं बच्चों। इसी के साथ हमारे डिटर्मिनेंट चैप्टर फिनिश होता है। जितना भी हमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में कॉन्सेप्ट वीडियो, है ना, लाइव सेशन जो भी लिए हैं, PYQs कराए हैं, जो भी आपके पास DPPs है, सबको सोल्व करो। ठीक है, और डाउट लेके आओ, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे एग्जाम में पूछे जाएंगे डेफिनेटली, 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर, मेंस में भी और एडवांस में भी। और ऐसा मत सोचना कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस को अलग अलग पढ़ेंगे, नहीं, दोनों को मिक्स करके ही क्वेश्चन बनते हैं, आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो डाउट सेशन में मिलते हैं, तब तक लर्नो पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।